परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस बेसिक में आपका स्वागत है। मैं सुरजीत कक्कड़ और ये सेशन आपको प्रिपेयर करेगा हमारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशन रूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.surjitkakkar.com विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप कुछ समय निकाल के ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक पार्ट टू में हम डिफरेंट तरह की कैंडल्स, जोन फॉर्मेशन, जोन के कंपोनेंट्स, जोन के रूल्स और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में समझेंगे। कैंडल टाइप्स। सभी कैंडल्स एक प्रकार की नहीं होती। कोई कोई कैंडल्स हमको ऑर्डर्स का संचय और वितरण दिखाती हैं और कुछ कैंडल्स नहीं। कैंडल्स को हम दो तरीके से समझेंगे। एक को हम बोरिंग कैंडल कहेंगे और दूसरे को एक्साइटिंग। बोरिंग कैंडल्स ये दर्शाती हैं कि ट्रांजैक्शंस एक रेंज में ही हो रही है, जिसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस में है और ऑर्डर्स का संचय या वितरण हो रहा है बड़े खिलाड़ियों के द्वारा। इस पीरियड को हम पॉज पीरियड भी कह सकते हैं। और एक्साइटिंग कैंडल डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस दर्शाती है, जिसकी वजह से प्राइस या तो ऊपर या नीचे मूव करना शुरू कर देता है। किसी कैंडल को बोरिंग या एक्साइटिंग क्वालिफाई करने के लिए हम उस कैंडल का बॉडी रेंज मतलब के ओपन से क्लोज को उस कैंडल के रेंज के 50% के साथ कंपेयर करते हैं। कैंडल का रेंज हाई से लो होता है तो उसका 50% लेके हम बॉडी रेंज को कंपेयर करेंगे। अगर बॉडी रेंज हमारा कैंडल के 50% रेंज से ज़्यादा है, उस कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे। ऐसे ही अगर किसी कैंडल का बॉडी रेंज जो कि ओपन एंड क्लोज होता है, उसको हम कैंडल के रेंज के 50% के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो बॉडी रेंज 50% से कम होगा, हम उस कैंडल को बोरिंग कैंडल बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी कैंडल का बॉडी रेंज कैंडल के 50% रेंज से ज़्यादा होगा, उस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल बोला जाएगा। और जब भी कैंडल का बॉडी रेंज उस कैंडल के 50% रेंज से कम होगा या उसके बराबर होगा, उस कैंडल को बोरिंग कैंडल कहा जाएगा। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर आप ये कैंडल देखेंगे जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन का मतलब कि हम नीचे ओपन हुए और प्राइस ऊपर क्लोज हुआ। इस कैंडल का ओपन से क्लोज ये रहेगा और इस कैंडल का रेंज जो हाई से लो है वो ये होगा। अब हमने इस कैंडल के बॉडी के रेंज को कैंडल के 50% रेंज के साथ कंपेयर करना है। अगर हम इसको कंपैरिजन में देखते हैं तो इसका बॉडी रेंज 50% से ज़्यादा है, मतलब हम इस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। इस अगले कैंडल का बॉडी कलर रेड है, मतलब कि हम ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज हुए। अब इस बॉडी रेंज को हम इस कैंडल के रेंज के 50% के साथ कंपेयर करेंगे और क्योंकि ये रेंज 50% से छोटा है, इस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल कहेंगे। ये तीसरा कैंडल भी रेड कलर का है, मतलब कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। अब इस बॉडी रेंज को हम इस कैंडल के रेंज के 50% के साथ कंपेयर करेंगे और क्योंकि इसका बॉडी रेंज 50% से ज़्यादा है, इस कैंडल को एक्साइटिंग कैंडल कहा जाएगा। ऐसे ही इस चौथा कैंडल जो ग्रीन कलर का है, जिसका मतलब इस कैंडल का प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ। अब हम इस बॉडी रेंज को इस कैंडल के रेंज के 50% के साथ कंपेयर करेंगे और क्योंकि ये कंपैरिजन में 50% से छोटा है, इस कैंडल को बोरिंग कैंडल कहा जाएगा। इस आखिरी कैंडल का कलर भी ग्रीन है, मतलब प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ। अब हम फिर से इस कैंडल के बॉडी रेंज को इस कैंडल के रेंज जो कि हाई एंड लो होता है उसके 50% के साथ कंपेयर करेंगे और क्योंकि इसका बॉडी रेंज कैंडल के 50% से कम है, इसको हम बोरिंग कैंडल कहेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कैंडल लाल रंग का है, मतलब कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। इस केस में इस कैंडल का बॉडी रेंज इस कैंडल के रेंज के बराबर है, मतलब कि 50% से ज़्यादा, जिसका मतलब ये होगा कि ये कैंडल एक्साइटिंग कैंडल कहा जाएगा। ये कैंडल ग्रीन कलर का है, मतलब प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ। इसका जो बॉडी है कैंडल के रेंज के 50% से छोटा है, मतलब ये कैंडल बोरिंग कैंडल कहलाया जाएगा। अगला कैंडल जो ग्रीन कलर का है, इसमें प्राइस नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोज हुआ। इस कैंडल का बॉडी रेंज इस कैंडल के रेंज के बराबर है, मतलब कि 50% से ज़्यादा, तो ये कैंडल एक्साइटिंग कैंडल कहा जाएगा। नेक्स्ट कैंडल जो रेड कलर का है, प्राइस ऊपर ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ।
इस कैंडल का बॉडी भी इस कैंडल के रेंज के 50% से ज़्यादा है, मतलब ये कैंडल एक्साइटिंग कैंडल होगा। और आखिरी कैंडल, इसका जो बॉडी है कैंडल के रेंज के 50% से छोटा है, इसलिए इस कैंडल को बोरिंग कैंडल कहा जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये बोरिंग और एक्साइटिंग को यूज़ करके अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 में हमने समझा कि इम्बैलेंस की वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, जिसको समझ के हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन रफली कैसा लग सकता है वो समझा था। आइए आज हम उसको और विस्तार में समझते हैं। डिमांड जोन के सिर्फ 2 पैटर्न हो सकते हैं, या तो DBR या फिर RBR। अगर आप इस चार्ट को देखें तो प्राइस नीचे आ रहा था, और नीचे आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है और वो है ज़्यादा सप्लाई। इस नीचे की मूव को हम ड्रॉप बोलेंगे। प्राइस नीचे आने के बाद ये एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि इस रेंज में हमारे पास डिमांड और सप्लाई बैलेंस में था, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक रेंज में होना शुरू हो गई। और इस पॉज को या बैलेंस एरिया को हम बेस बोलते हैं। कुछ देर के बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, और प्राइस ऊपर जाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो कि है ज़्यादा डिमांड, और इस ऊपर की मूव को हम रैली बोलते हैं। तो जब भी हम ये पिक्चर, जिसको ड्रॉप बेस रैली कहा जाता है, इसको चार्ट पे देखते हैं, ये पिक्चर हमको बताता है कि ये ऐसा एक एरिया था जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और वो इम्बैलेंस ज़्यादा डिमांड था, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया। इसलिए एक ड्रॉप बेस रैली हमेशा एज अ डिमांड जोन यूज़ करा जाएगा। ऐसे ही रैली बेस रैली में पहले भाव ऊपर जा रहा था, जिसका मतलब कि डिमांड ज़्यादा थी, और इस ऊपर की मूव को हम रैली बोलेंगे। उसके बाद प्राइस एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गए या कुछ देर के लिए रुक गए। इसको हम बेसिंग बोलते हैं, और बेसिंग ये दर्शाता है कि प्राइस किसी रेंज में ट्रेड हो रहा था, मतलब कि हम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गए थे, और इस इक्विलिब्रियम के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, जो ये दर्शाता है कि डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया, और इस ऊपर की मूव को रैली कहा जाता है। तो जहाँ पे भी वो बेसिंग था, जो हमारे इम्बैलेंस का ओरिजिन था, उसको हम एज अ डिमांड एरिया 2 लाइन ड्रॉ करके मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही सप्लाई के 2 पैटर्न्स होते हैं, एक को RBD, दूसरे को DBD कहा जाता है। RBD का मतलब होता है रैली बेस ड्रॉप। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पहले भाव ऊपर जा रहा था, जिसको हम रैली बोल सकते हैं। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो कि है ज़्यादा डिमांड। उसके बाद प्राइस बेस करना शुरू कर गया, मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, ट्रांजैक्शंस हो रही थी, बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे, और कुछ देर के बाद वो जो इक्विलिब्रियम है इस बेस पे वो इम्बैलेंस में क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया, और इस नीचे की मूव को हम ड्रॉप बोलते हैं। तो जो वो एरिया था जहाँ पे ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसको हम 2 लाइन्स ड्रॉ करके अपना सप्लाई एरिया बोल सकते हैं। ऐसे ही ड्रॉप बेस ड्रॉप में पहले प्राइस नीचे जा रहा था, मतलब कि प्राइस ड्रॉप हो रहा था। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम फेस आया, जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी, और इस इक्विलिब्रियम फेस को हम बेसिंग बोलते हैं। और इस बेसिंग के बाद अगेन सप्लाई ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ, जिसको ड्रॉप कहा जाता है। तो वो एरिया जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस में क्रिएट हुआ, उसको हम 2 लाइन से मार्क करके अपना सप्लाई जोन बोल सकते हैं। पार्ट 1 में भी हमने समझा था कि हम डिमांड और सप्लाई पे क्या एक्शन लेते हैं। आइए उसको रिवाइज करते हैं। अगर हमको चार्ट पे एक डिमांड जोन मिलता है, जो कि ड्रॉप बेस रैली हो सकता है या फिर रैली बेस रैली हो सकता है, वो जोन ड्रॉ करने के बाद हम इंतज़ार करते हैं प्राइस का वापस इस जोन में आने का। जैसे ही प्राइस जोन में वापस आता है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भाव ऊपर जा सकता है, बिकॉज हमने हिस्ट्री में देखा यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, जो हमको ज़्यादा डिमांड का इम्बैलेंस दिखा रहा था। तो हमारा एक्शन ये रहेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भाव ऊपर जा सकता है, हम इधर बाय करेंगे। और यहाँ पे बाय करने से हम उस नौसिखिए से बाय कर रहे हैं, जो एक ड्रॉप के बाद बेच रहा है, और एक ऐसे एरिया में बेच रहा है जहाँ पे हिस्ट्री में चार्ट ने हमको प्रूव करा था कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा था। अगर हमारे खरीदने के बाद भाव ऊपर जाता है तो हम इस ट्रेड में पैसा बनाएंगे, मगर अगर भाव नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमें प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही हमारा सप्लाई जोन का एक्शन क्या होगा? सप्लाई जोन या तो रैली बेस्ड ड्रॉप हो सकता है या फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जब भी हमको सप्लाई जोन चार्ट पे मिल जाएगा, हम इंतज़ार करेंगे प्राइस का वापस सप्लाई में आने के लिए।
अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सप्लाई है, यहाँ से भाव नीचे जा सकता है। तो हमारा एक्शन ये रहेगा कि जो नौसिखिया प्राइस ऊपर आने के बाद खरीद रहा है, मतलब कि महंगा खरीद रहा है, हम उसको महंगे भाव पे बेचेंगे। और अगर हमारे बेचने के बाद भाव नीचे जाता है तो आप इस ट्रेड में पैसा बनाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अब हम ये समझ गए हैं कि डिमांड जोन के दो पैटर्न ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली होते हैं, ऐसे ही सप्लाई जोन के दो पैटर्न रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप होते हैं। आइए समझते हैं कि जोन के कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे। किसी भी जोन के, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लेग इन, बेसिंग और लेग आउट कहते हैं। जो बेसिंग होगा वो एज अ रूल हमेशा बोरिंग कैंडल होना चाहिए। बेसिंग के जो लेफ्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग इन बोलेंगे, और बेसिंग के जो राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग आउट बोलेंगे। ऐसे ही रैली बेस रैली में बेसिंग हमेशा बोरिंग कैंडल रहेगा। बेसिंग के जो लेफ्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग इन बोलेंगे, एंड बेसिंग के जो राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग आउट कहेंगे। ऐसे ही सप्लाई में रैली बेस ड्रॉप में जो बेसिंग होगा वो हमेशा बोरिंग कैंडल रहेगा, और इस बोरिंग कैंडल के लेफ्ट साइड पे जो एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको लेग इन कहा जाएगा, और इस बोरिंग कैंडल्स के जो राइट हैंड साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको लेग आउट कैंडल कहा जाएगा। ऐसे ही ड्रॉप बेस ड्रॉप में आपका बेसिंग कैंडल हमेशा बोरिंग कैंडल होगा। इस बेसिंग के लेफ्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल को लेग इन कहा जाएगा, और इस बेसिंग के राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल को लेग आउट कहा जाएगा। संक्षेप में, कोई भी जोन हमेशा तीन कंपोनेंट से बना होगा जिसको लेग इन, बेसिंग और लेग आउट कहते हैं। बेसिंग हमेशा बोरिंग कैंडल्स रहेंगी और लेग इन और लेग आउट हमेशा एक्साइटिंग कैंडल्स। आइए अब समझते हैं कि हमारे जोनिंग के रूल्स क्या रहेंगे। मान लेते हैं कि ये ब्लैक लाइन हमारा करंट प्राइस दर्शाती है। जब भी हम बेचना चाहेंगे हम करंट प्राइस से महंगा बेचना चाहेंगे, और जब भी हम खरीदना चाहेंगे हम करंट प्राइस से सस्ता खरीदना चाहेंगे। इसका मतलब हमारा सप्लाई जोन हमेशा करंट प्राइस के ऊपर होगा और हमारा डिमांड जोन हमेशा करंट प्राइस के नीचे। अब अगर हम करंट प्राइस से डिमांड या सप्लाई की तरफ जाते हैं तो जो लाइन हम सबसे पहले पहुंचते हैं उस लाइन को प्रॉक्सिमल लाइन कहा जाता है, और जो लाइन बाद में आती है उस लाइन को डिस्टल लाइन कहा जाता है। तो एज अ रूल जो लाइन करंट प्राइस के पास होती है उसको प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं, और जो लाइन करंट प्राइस से दूर होती है उसको हम डिस्टल लाइन कहते हैं। तो अब समझते हैं कि डिमांड जोन के लिए हम प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉप बेस रैली में आपका जो प्रॉक्सिमल लाइन होगा वो बेसिंग कैंडल की सबसे हाईएस्ट बॉडी से लिया जाएगा, और जो आपका डिस्टल लाइन होगा वो आपके ड्रॉप बेस रैली में से सबसे लोएस्ट पॉइंट से लिया जाएगा। ऐसे ही रैली बेस रैली में प्रॉक्सिमल का रूल चेंज नहीं होगा। आपकी बेसिंग में जो हाईएस्ट बॉडी है उससे प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करी जाएगी, और डिस्टल लाइन के लिए हम लोएस्ट लो यूज़ करते हैं रैली बेस रैली का, जिसमें हम लेग इन को इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब लेग इन को एक्सक्लूड करते हुए जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ से डिस्टल लाइन ड्रॉ करी जाएगी। ऐसे ही सप्लाई के प्रॉक्सिमल और डिस्टल के रूल्स ये रहेंगे कि रैली बेस ड्रॉप में जो आपका लोएस्ट बॉडी बेसिंग में है उसको प्रॉक्सिमल लाइन के लिए यूज़ करा जाएगा, और आपके रैली बेस ड्रॉप में जो हाईएस्ट हाई है वहाँ से डिस्टल लाइन। इसी तरह आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप में प्रॉक्सिमल का रूल चेंज नहीं होगा। प्रॉक्सिमल का रूल आपकी बेसिंग की लोएस्ट बॉडी यूज़ करी जाएगी, बट डिस्टल लाइन के लिए हम ड्रॉप बेस ड्रॉप का लेग इन को एक्सक्लूड करके जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से डिस्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब भी हम डिमांड या सप्लाई के लिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, डिस्टल का रूल कभी भी चेंज नहीं होता। सप्लाई में डिस्टल हमेशा हाईएस्ट हाई रहेगा, लेकिन प्रॉक्सिमल लाइन तीन तरीके से ड्रॉ करी जा सकती है, या तो लोएस्ट लो, या तो लोएस्ट बॉडी, या फिर हाईएस्ट बॉडी। ऐसे ही डिमांड के लिए आपका डिस्टल लाइन का रूल कभी चेंज नहीं होगा। डिस्टल लाइन हमेशा लोएस्ट लो रहता है, मगर प्रॉक्सिमल के लिए हम हाईएस्ट हाई भी यूज़ कर सकते हैं, हाईएस्ट बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं, और लोएस्ट बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मेथड को विक टू विक मेथड कहा जाता है। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि आपका ट्रेड फिल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, मगर आपका रिस्क भी इंक्रीज़ होता है। जो सेकंड मेथड जिसको हम बॉडी टू विक मेथड कहते हैं, इसमें आपका रिस्क मीडियम रहता है और एंट्री मिलने का प्रोबेबिलिटी भी मीडियम रहता है।
जो आखिरी मेथड है इसको हम कभी यूज़ नहीं करते, हालांकि इसमें रिस्क सबसे कम होता है, मगर आपका एंट्री आने का चांस बिल्कुल ही ज़ीरो रहता है। इसलिए इन तीनों मेथड्स में से हम इस वाले मेथड को अपना प्रेफर्ड मेथड कहते हैं, जिसको बॉडी टू विक मेथड कहा जाता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक ट्रेडर को हमेशा संपूर्ण मार्केट एनवायरनमेंट की समझ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम की, जिसके लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करा जाता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज़ करने से हम उस ट्रेड को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, बजाय कि हम सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम को समझें। मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करने से हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो मार्केट या स्टॉक क्या कर रहा है या आगे क्या हो सकता है। आपके पर्पस ऑफ ट्रेडिंग से ये डिसाइड होगा कि आप कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किसी भी मार्केट पे अप्लाई करा जा सकता है, चाहे वो स्टॉक्स हों, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ या ऑप्शंस, और ये किसी भी तरीके के ट्रेड के लिए यूज़ करा जा सकता है, चाहे इंट्राडे ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो या इन्वेस्टिंग। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। जितना इन्फॉर्मेशन हम इन सेशंस में बात कर रहे हैं उसको यूज़ करके आप ऑप्शंस ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। पहले टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम कहा जाता है। इस टाइम फ्रेम पे हम अपना डिमांड और सप्लाई कर्व आइडेंटिफाई करते हैं। अगला टाइम फ्रेम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है, जिसको ITF कहते हैं, और इस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं। और आखिरी टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम कहा जाता है। इस टाइम फ्रेम पे हम डिमांड और सप्लाई एरिया ढूंढते हैं, जहां पे हम अपने ट्रेड को एंटर और एग्जिट करेंगे। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स रहेंगे। पर्पस से हमारा मतलब ये है कि आप वो ट्रेड एज अ मंथली इनकम ट्रेडर ले रहे हैं, या एज अ वीकली इनकम ट्रेडर, या एज अ डेली इनकम ट्रेडर, या एज एन आर्ली इनकम ट्रेड। मंथली इनकम ट्रेड का मतलब ये है कि ऐसा ट्रेड जो कुछ महीने के लिए आप होल्ड करेंगे। वीकली इनकम ट्रेड का मतलब ये है कि ऐसा ट्रेड जो कुछ हफ्ते के लिए आप होल्ड करेंगे। डेली इनकम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड जो आप कुछ दिनों के लिए होल्ड करेंगे, और आर्ली इनकम ट्रेड एक ऐसा ट्रेड जो आप कुछ घंटों के लिए होल्ड करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन ज़रूर तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं पार्ट 3 में।